जेईई मेंस फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और हमारा चैप्टर है एटम्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम इज 2.2 टाइम्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हीलियम एटम। ठीक है, तो हमने क्या किया कि सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम मतलब He+, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसको हमने रिमूव किया, इस एक इलेक्ट्रॉन को। तो उसमें जो एनर्जी लगी वो 2.2 टाइम्स है उसकी एनर्जी जो हमें देनी पड़ेगी हीलियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, तो हीलियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उससे कुछ एनर्जी लगेगी, और फिर जो हीलियम प्लस आयन बना उससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसमें कुछ एनर्जी लगेगी। तो उन दोनों एनर्जी का रिलेशन हमें दिया हुआ है। ठीक है, द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज द हीलियम एटम। अब टोटल एनर्जी क्या होगी जो रिक्वायर होगी हीलियम एटम को कंप्लीटली आयोनाइज करने के लिए, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया मेंस में। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टेप वाइज थोड़ा देखते हैं लैंग्वेज के साथ। मेंस में शॉर्ट और डायरेक्ट आप कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑप्शन हमें देखना है। अब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम He+। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं कि He+ से एक, क्योंकि He में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हीलियम में। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो He+ न्यूक्लियाई हमारे पास बचा, तो अब उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो वो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो गया, तो इट बिहेव्स लाइक H एटम। तो यहाँ पर Z हमारे पास 2 है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव। अब हमको अगर वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो हम एनर्जी देंगे, तो यहाँ प्लस है। ठीक है, और उसके पास एनर्जी कितना है तो वो माइनस में आएगा, तो यहाँ रिक्वायर्ड लिख दिया तो प्लस में आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है 13.6/n² इंटू Z²। ये फॉर्मूला हमने लिथियम 2+ का क्वेश्चन किया था, उसमें भी ये फॉर्मूला हमने देखा था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। ठीक है, मतलब सॉरी, n की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी और Z की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी, क्योंकि He+ जो आयन है हमारे पास उसमें जो n है वो 1, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है वो n=1 में होगा, और यहाँ पर He+ हमारे पास आयन है तो n की वैल्यू 1, और क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो Z की वैल्यू 2। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से इन्फिनिटी पे हम लोग मान लेते हैं भेजने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो कितनी है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या ऐसा भी कह सकते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी, तो -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो He+ से अगर एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया तो क्या बन गया होगा He2+। तो इसमें एनर्जी हमें कितनी देनी पड़ी +15.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब हमें ये भी पता करना है कि हीलियम से इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालते हैं तो कितनी एनर्जी देनी पड़ती, क्योंकि उसका 2.2 टाइम्स है। तो अब हम लोग मानते हैं लेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हीलियम बी x। ठीक है, तो हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो He+ बनाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ी x। अब क्वेश्चन के अनुसार अगर हम ये लाइन पढ़ें तो इसके अनुसार जो हमारा 54.4 है वो क्या है 2.2 टाइम्स x है, मतलब वो x से 2.2 टाइम्स ज़्यादा है, और ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक ही निकल रहा है, पर He+ में 2 प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, और He में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन है। तो He+ में क्योंकि 2 प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, मतलब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी He+ से। और हमें पता है जो सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी होती है वो फर्स्ट से ज़्यादा होती है, और सेकेंड फर्स्ट से ज़्यादा होती है, फिर थर्ड सेकेंड से ज़्यादा होती है। तो यही जनरल रूल होता है ना, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, पर जनरल रूल यही होता है 1 से ज़्यादा 2, 2 से ज़्यादा 3, और ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है 54.4 वो 2.2 टाइम्स है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के x के, तो x की वैल्यू क्या आ गई 24.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो 79.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो आपका अप्रॉक्सीमेटली 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये हीलियम है, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हीलियम प्लस बनेगा,
उसमें एनर्जी देनी पड़ी 24.7, रिलेशन से हमने पता किया। और He+ से फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको He2+ बनेगा, उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब बोला गया है टोटल एनर्जी टू कम्प्लीटली आयनाइज, कंप्लीट आयनाइजेशन मतलब He से He2+, तो 24.7 प्लस 54.4 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द मोमेंट ऑफ मोमेंटम, यहाँ देखिए टर्म लैंग्वेज है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो कोई इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ ऑर्बिट पे n=4 पे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होगा? या क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में पूछा गया था। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ लैंग्वेज क्वेश्चंस हैं, तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उनसे आप ये सब नोट कर सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम ही कहते हैं। मतलब एंगुलर मोमेंटम होता तो हम लोग डायरेक्ट कर देते, लेकिन यहाँ थोड़ा लैंग्वेज बदल के था मोमेंट ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ मोमेंटम का मतलब एंगुलर मोमेंटम ही होता है। ठीक है, तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π, और फोर्थ के लिए बोला गया फोर्थ ऑर्बिट मतलब n=4। तो यहाँ पर हम लोग n=4 पुट कर देंगे, तो L4=4h/2π, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल होगा तो 2h/π, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2h/π, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हमारा 2.2, ठीक है, जैसे हमारा 2 जो टॉपिक था वो टॉपिक 2 क्या था? तो टॉपिक 2 हमारे पास था बोर्स थ्योरी और हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, पर उसमें कई सारे सब टॉपिक्स थे। तो 2.1 में जनरली हमने देखा रेडियस के बारे में और टोटल एनर्जी के बारे में। ठीक है, अब 2.2 में हम लोग बोर्स थर्ड पोस्टुलेट देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे कई क्वेश्चंस आए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट। इसको थोड़ा हम लोग लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं, ये एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी के ही नोट्स हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स, ठीक है, तो ऑर्बिट्स को क्या माना गया था? नॉन रेडिएटिंग, मतलब ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो एनर्जी रिलीज नहीं होगा, क्योंकि अगर रिलीज होता तो वापस स्पाइरल होकर वो एटम न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाता। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स टू अनदर ऑफ लोअर एनर्जी, तो मान लेते हैं यहाँ पर n है, ये हायर है, और ये जो n है इसकी वैल्यू कम है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं n=1, n=2, वेयर n1 की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनर्जी ऑफ n2 की। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि निगेटिव में तो n2 ज़्यादा है, लेकिन अगर हम लोग ऐसे जनरल बात करें तो जो ज़्यादा निगेटिव होता है वो कम होता है, तो n1 हमारे पास ज़्यादा है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, अलजेब्रिक साइंस के साथ बात कर रहे हैं, तो अलजेब्रिक साइन के साथ n1 की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स टू अनदर ऑफ लोअर एनर्जी, मतलब यहाँ से यहाँ वो जा रहा है। अब फोटोन इज एमिटेड, तो एक फोटोन क्या होगा? एमिट होगा। ठीक है, अब फोटोन इज एमिटेड हैविंग एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। तो यहाँ पर हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होगा उस एनर्जी का एक फोटोन एमिट होगा, इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट। अगला है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन। ठीक है, अब एनर्जी डिफरेंस या एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? hν hc/λ। तो hν इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, तो क्योंकि इनिशियल पे ज़्यादा एनर्जी है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, तो इनिशियल माइनस फाइनल है ना। EI इज ग्रेटर देन EF और डेली बराबर EI माइनस EF, और एनर्जी होता है hν या hc/λ। तो ये बेसिक कुछ है। ठीक है, और इसका अगर हम लोग उल्टा सोचें तो अगर मान लेते हैं लोअर एनर्जी से, यहाँ पर लोअर एनर्जी और ये हायर एनर्जी, तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाएगा तो उसको हमें लाइट या वो फोटोन या वो एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो ये हुआ। अब हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1, इन हाइड्रोजन एटम द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड। तो हाइड्रोजन एटम में जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एमिट होगी कब, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। तो जब एक लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर एनर्जी पर, n1 n2, एनर्जी ऑफ n1 इज लेस देन एनर्जी ऑफ n2। तो जब n1 से n2 को इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जो फोटोन की एनर्जी एमिट होगी, ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, तो जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एमिट होगी, आप बोल सकते हैं जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी है एच म्यू या एच एफ, एफ से रिप्रेजेंट किया गया है। तो एच एफ इज इक्वल टू E1 माइनस E2, हायर माइनस लोअर। तो ये एनर्जी का फोटोन एमिट होगा या ये रेडिएशन एमिट होगा। ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 हमारे पास क्या है, द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट E2 टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट। तो यहाँ हमारे पास E2 है, यहाँ हमारे पास E1 है। तो E2 से E1 जंप किया एक इलेक्ट्रॉन, तो ये जो जंप है वो एसोसिएटेड है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन गिवन एज F इज इक्वल टू E2 माइनस E1 बाई H। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी एमिट होगी एंड दिस कंडीशन इज बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ठीक है, तो दोनों सिमिलर जैसे हैं स्टेटमेंट, इसको आप ध्यान से पढ़िए। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है ABCD, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग स्टेटमेंट 1 देखें तो हाइड्रोजन एटम में फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिट होगा, मतलब एक फोटोन एमिट होगा कब, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर से हायर, मतलब लोअर एनर्जी से और हायर एनर्जी। ठीक है, ये लोअर है E1 और हायर है, तो E1 इज लेस देन E2। पर यहाँ पर ये गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एमिट कैसे करेगा, ये तो लोअर से ज़्यादा जाएगा तो ये एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, एमिट नहीं करेगा। क्योंकि अभी ये कहाँ है, लोअर में है, क्योंकि यहाँ लिखा है फ्रॉम लोअर। तो अगर ये खुद लोअर में है तो वो एमिट कैसे करेगा, उसको तो एनर्जी चाहिए होगी जिससे फिर वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो यहाँ पर ये तो सही है, जो फ्रीक्वेंसी होता है एनर्जी डिफरेंस होता है, लेकिन यह एमिट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चेंज हो सकता है, क्योंकि एमिट नहीं है, आपका एब्जॉर्ब है। ठीक है, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पर देख लेंगे कि यहाँ एमिट नहीं एब्जॉर्ब होगा, तो ये गलत है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर। यहाँ देखिए, हायर एनर्जी E2, लोअर एनर्जी E1 है ना, इसको आप E1 मान सकते हैं, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि बड़ा कौन है। तो यहाँ E2 बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ E2 ग्रेटर देन E1 है। तो जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जाएगा तो हायर एनर्जी, द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी E2 पे इलेक्ट्रॉन है, टू लोअर एनर्जी E1, वो E1 पे चला गया, इज एसोसिएटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी HF बराबर E2, ज़्यादा एनर्जी इसकी है तो E2 माइनस E1 है ना, और इसको नीचे भेज देंगे तो E2 माइनस E1 बाई H। तो ये थोड़ा सा आपको ऐसे ही दिया हुआ है, थोड़ा सा सॉल्व करके, पर ये सही है। ठीक है, दिस कंडीशन इज नोन एज बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, बिल्कुल सही। अगर यहाँ कहीं एमिट या एब्जॉर्ब नहीं लिखा है तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, पर अगर लिखा होना चाहिए तो सिर्फ एमिट लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये हायर टू लोअर जा रहा है, तो एमिट लिखा होना चाहिए था। अगर एब्जॉर्ब लिखा होता तो ये भी गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्ब करने से वो आगे एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो 2022 मेंस का क्वेश्चन था, तो स्टेटमेंट 2 हमारा सही है, स्टेटमेंट 1 हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू। ठीक है, बोर्स थर्ड पोस्टुलेट यही था, स्टेटमेंट 2। ठीक है, तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट E1 टू हायर एनर्जी ऑर्बिट E2, तो वो एब्जॉर्व करना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या लिखा था, एमिट लिखा था। ठीक है, तो इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी इफ F बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब फोटोन देन HF इज इक्वल टू E2, E2 बड़ा है तो इसलिए ज़्यादा एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, तो F बराबर E2 माइनस E1 बाय H, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट 1 फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस विल द फ्रीक्वेंसी बी मैक्सिमम। तो किस में आपका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा,
जब n इज इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 में ट्रांजिशन होगा, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में, n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 4 में, और n इज इक्वल टू 3 से, या n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में। यह क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।